Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start chapter 1 from history, that is the French Revolution. So students, chapter start करने से पहले हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमें कौन से थॉट्स, कौन से आइडियाज़ मिले हैं. सो टुडे इन टुडेज़ वर्ल्ड फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब हमारे बेसिक राइट्स हैं. गेटिंग? आज के टाइम पे वी डिमांड फॉर फ्रीडम, वी डिमांड फॉर इक्वालिटी, हम इक्वल स्टेटस के बारे में बात करते हैं. सो ये सब आइडियाज़ हमें कहाँ से मिले हैं? गेटिंग? ये सब चीज़ें इमर्ज कहाँ से हुई है? सो ये सब चीज़ें कहाँ से इमर्ज हुई है? फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन. फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों का स्ट्रगल किसने स्टार्ट किया था? द फ्रांस स्टार्टेड द स्ट्रगल एंड देन उसके बाद बाकी के वर्ल्ड में भी ये सब चीज़ें स्प्रेड हुई. सो लेट्स सी कि ये फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें फ्रांस में कैसे इस्टेब्लिश हुई. बिकॉज वी ऑल नो कि जब भी हमें चेंजेस करने होते हैं तो वो चेंज करने में टाइम लगता है. बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल होती है. गेटिंग? आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करने में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की है. कुछ लोगों की, या हम कह सकते हैं बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ तक भी इसके लिए सेक्रीफाइस की है. सो लेट्स सी कि फ्रांस एक कैसा कंट्री था एंड देन उसके बाद वहाँ के लोगों ने फ्रांस में चेंजेस का डिमांड क्यों किया और कैसे डिमांड करते 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 वो लोग फ्रीडम और इक्वालिटी तक पहुँचे. सो लेट्स स्टार्ट. अब चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर एक डे का सीन दिया हुआ है. हमें बताया है कि 14 जुलाई को क्या हो रहा था एंड देन उसके बाद चैप्टर स्टार्ट किया है टू टेल अस कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था. गेटिंग? जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं कि पहले वन डे का एक स्टोरी थोड़ा शॉर्ट दिखाते हैं एंड देन उसके बाद हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली इसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी जो रिजल्ट में ये डे हमको फेस करना पड़ा. सो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर हम देखेंगे कि 14 जुलाई को फ्रांस में क्या हो रहा था एंड उसका बैकग्राउंड क्या था, वो सब क्यों हो रहा था. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form People's Militia. They broke into number of government buildings in search of arms. क्या दिखाया है, क्या बताया है यहाँ पे? 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में पेरिस के अंदर, इट इज़ द सिटी ऑफ फ्रांस, पेरिस के अंदर लोग क्या कहते हैं, भगदड़ मची हुई थी. द सिटी वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. क्यों ऐसा हुआ था? बिकॉज किंग ने कमांड किया था, मतलब किंग ने ट्रूप्स, दैट इज़ जो आर्मी होती है, उसको सिटी में सेंड किया था एंड रूमर स्प्रेड हो रहे थे कि मे बी किंग कभी भी सिटीजन्स पर ओपन फायर कर सकता है. समझ आया क्या बताया यहाँ पे? दैट पीपल वेर इन स्टेट ऑफ शॉक, वी कैन से. रूमर्स फैले हुए थे कि किंग ने अपने ट्रूप्स को सेंड किया है, अपनी आर्मी को सेंड किया है और वो अपनी आर्मी को कभी भी ओपन फायर, दैट इज़ हम सिटीजन्स को शूट करने का ऑर्डर दे सकता है. अराउंड कुछ 7,000 मेन और वुमेन टाउन हॉल के पास इकट्ठे हुए थे. उन्होंने अपना खुद का मिलिट्री ग्रुप फॉर्म कर दिया था. पीपल्स मिलिट्री, उसको हम क्या कहते हैं? मिलिटिया कहते हैं. सो उन्होंने अपना खुद का मिलिटिया फॉर्म किया हुआ था एंड क्योंकि उनके पास आर्म्स नहीं थे, आर्म्स मतलब वेपन्स नहीं थे, नॉर्मल सिटीजन्स के पास वेपन्स नहीं होते, बट दे हैव टू फाइट अगेंस्ट द आर्मी. तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? वेपन्स चाहिए. एंड वेपन्स इकट्ठे करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया था, सो दैट अटैक करने के बाद वो लोग वहाँ से आर्म्स, दैट इज़ वेपन्स ले सके एंड किंग जब भी ओपन फायर के लिए बोलेगा तो पीपल विल ऑल्सो फाइट. ओके,
ये सिचुएशन थी. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunitions. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only seven of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep the souvenir of its destruction. अच्छा, now गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने के बाद बहुत सारे लोग बेस्टाइल गए. बेस्टाइल में क्या था? प्रिजन था, जहाँ पर किंग लोगों को जेल में अंदर कैद करके रखता है. दैट देयर वाज अ प्रिजन एंड लोगों ने उस प्रिजन पर ही अटैक किया. रीज़न दैट पीपल थॉट कि वहाँ पर वेपन्स ज़्यादा होंगे एंड दैट वाज द रीज़न उन्होंने प्रिजन पर अटैक किया. अटैक करने के बाद वहाँ का जो कमांडर था, दैट इज़ वहाँ का जो ऑफिसर था, उसको मारकर जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे, उन सबको रिलीज़ कर दिया. नाउ वहाँ पे सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, सिर्फ 7 ही कैदी थे, लेकिन फिर भी पूरा पेरिस या हम कह सकते हैं पूरा फ्रांस जो है वो बेस्टाइल, दैट इज़ जो प्रिजन है, उसको मतलब उससे सबसे ज़्यादा हेट करता था. रीज़न क्या था इसका? दैट वाज द प्लेस जहाँ पर किंग लोगों को पनिश करके रखता था. मतलब दैट वाज द प्लेस जहाँ पर किंग के ज़्यादा पावर्स थे एंड दैट इज़ द रीज़न पीपल यूज टू हेट दैट प्लेस. 7 कैदियों को निकालने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा प्रिजन तोड़ दिया था टू शो द साइन के अब किंग के डेस्पोटिक पावर्स नहीं चलने वाले. सिटीजन्स अब किंग की कोई भी बात को डायरेक्टली सुनने वाले नहीं हैं. समझा यहाँ तक? देन उसके बाद उसके स्टोन्स को मार्केट में सेल किया गया था एक हिस्टोरिक मूवमेंट के फॉर्म में. गेटिंग के किंग के डेस्पोटिक पावर का एंड जो था, किंग के डेस्पोटिक पावर्स को एंड करने के लिए सिटीजन्स ने अपना बैटल स्टार्ट कर दिया था. एंड बेस्टाइल के जो स्टोन्स थे, मतलब वो फोर्ट जो तोड़ा था उसके जो पत्थर थे, पीपल यूज टू बाय इट, याद रखने के लिए कि यहाँ पर हमने किंग के पावर्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट किया था. The day that followed saw more rioting place both in the Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to the exclusion of the king in France. Though most of the people at that time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? नाउ क्या बताया हुआ है कि ये इवेंट के बाद, बेस्टाइल तोड़ने के बाद, वहाँ पर जितने आर्म्स थे, वेपन्स थे, उनको लेने के बाद, प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के बाद, लोगों ने हर जगह पर दंगे करना स्टार्ट किया. पेरिस में भी दंगे हो रहे थे एंड बाकी का जो प्लेस था वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हो रही थी. लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाई प्राइजेस ऑफ द ब्रेड. ब्रेड उनका स्टेपल फूड है एंड क्योंकि उसके प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे, पीपल वेर फाइटिंग अगेंस्ट इट. नेक्स्टली क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट जब हिस्टोरियंस देखते हैं तो वी कैन सी दैट कि दिस वाज द इवेंट जब से फ्रांस में रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी. मतलब 2 लोगों को ऐसा नहीं लगा था कि उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से किंग की थ्रोन चली जाएगी. उन्होंने ये सब क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज ब्रेड के प्राइजेस बढ़ रहे थे, फूड का प्राइस बढ़ रहा था. तो ये जो बैटल था ये फूड के प्राइजेस के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था. बट धीरे धीरे करके दे रियलाइज कि किंग अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रहा है एंड देन फाइनली उन्होंने किंग को अब उसकी थ्रोन से निकाल दिया था. सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था. ओके, अब तक इस पूरे पार्ट में हमने क्या देखा? वेरी फर्स्ट थिंग, 14 जुलाई फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा? 14 जुलाई की मॉर्निंग को पेरिस में लोग इकट्ठे हुए थे. किंग ने अपने ट्रूप्स को सेंड किया था. रूमर्स थे कि किंग कभी भी ओपन फायर के लिए बोल सकता है
एंड लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर जाके अटैक कर रहे थे ताकि उनको भी वेपन्स मिल सके, सो दैट दे कुड ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द किंग। ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ हमारा। सेकेंड पैराग्राफ में हमने क्या देखा, दैट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने के बाद दे वेंट टू बेस्टाइल, वहाँ पे जो प्रिजन था उस प्रिजन को उन लोगों ने डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया। वहाँ पर जो कमांडर था उसको मारकर जो 7 प्रिजनर्स थे उनको वहाँ से निकाल दिया। दे वांटेड कि किंग का जो पावर्स है, किंग का जो ये रूल्स है वो सब जो है वो ख़त्म हो जाए, एंड ड्यू टू दैट रीज़न उन्होंने प्रिजन पर अटैक किया था। एंड एक और रीज़न था दैट उनको ऐसा लग रहा था कि प्रिजन में उनको वेपन्स मिलेंगे एंड किंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उनको वेपन्स चाहिए। ये सेकेंड पैराग्राफ था हमारा। थर्ड पैराग्राफ हमने क्या देखा, दैट 14 जुलाई के बाद पेरिस में और बाकी की जो प्लेसेस थी हर जगह पर दंगे शुरू हो गए। इनका मेन रीज़न क्या था, ब्रेड का प्राइस। ब्रेड का प्राइस वॉज द मेन रीज़न। इनका फाइट किसके अगेंस्ट था, हाई ब्रेड प्राइजेस के अगेंस्ट था। बट धीरे धीरे करके इन लोगों ने फाइंड आउट किया कि किंग अपने पावर को मिसयूज़ कर रहा है, एंड एट दी एंड उन्होंने किंग को उसके थ्रोन से निकाल दिया। सो लेट्स स्टार्ट कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके रिजल्ट क्या क्या थे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये सब चीज़ें हुई थी, 14 जुलाई का जो इंसिडेंस हुआ था उस टाइम पर किंग कौन था, किंग ने अपने पावर का मिसयूज़ कैसे किया था, किंग ने लोगों को कैसे परेशान किया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे, वो सब हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king asserted the throne of France. He was 20 years old and married to an Austrian princess, Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasure. Long years of war had drained the financial resources of France. अच्छा, क्या दिया हुआ है, 1774 में लुइस 16 किंग बना। उस टाइम पर ही वॉज 20 years old. ही गॉट मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, एंड जब वो किंग बना तो उसने क्या देखा, दैट ट्रेजर्स एम्प्टी है। ट्रेजर्स एम्प्टी है मतलब किंग के पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। समझे बैकग्राउंड क्या है। 1774 में लुइस 16 किंग बना। एट दैट टाइम ही वॉज 20 years old. He got married to ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, एंड जब वो थ्रोन पर आया, जब वो किंग बना तो उसने क्या देखा, दैट किंगडम के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, किंगडम के पास ट्रेजर नहीं है। ही फाउंड दी एम्प्टी ट्रेजर। अब हम अगले टॉपिक में, इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे कि वो कौन से रीजंस थे। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से लुइस 16 को एम्प्टी ट्रेजर मिला, है ना। क्या देखेंगे हम कि व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से लुइस 16 जब थ्रोन पर आया तो ही फाउंड द एम्प्टी ट्रेजर। लेट्स सी। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। पहला रीज़न मिल गया हमें कि फ्रांस काफ़ी सालों से वॉर में था, किसी के साथ फाइट कर रहा था, अदर कंट्री के साथ, एंड ड्यू टू दैट रीज़न फ्रांस के पास मनी रिसोर्सेज थोड़े कम थे। ये पहला रीज़न है। दूसरा, एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court of immense palace of Versailles. नेक्स्ट रीज़न क्या था, पहला रीज़न तो वॉर था, है ना, काफ़ी ईयर से किंग वॉर में था, एंड दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से रिसोर्सेज हमारे पास कम थे। सेकेंड रीज़न क्या था, पैलेस को मेंटेन करना, है ना। इतना बड़ा किंग का पैलेस है, उस पैलेस को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे थे, एंड इसीलिए भी किंगडम में ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। ये दूसरा रीज़न हुआ। तीसरा, अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम वन कॉमन एनिमी ब्रिटेन। क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जब लुइस 16 थ्रोन पर आया उस टाइम पर
फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया था. वी ऑल नो दैट अमेरिका को भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था. सो अमेरिका पहले क्या था, डिफरेंट कॉलोनीज थी छोटी छोटी. इंडिपेंडेंस के बाद इट बिकेम यूएसए. सो ये जो 13 कॉलोनीज थी, इन कॉलोनीज को ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट करने में किसने मदद किया था? फ्रांस ने मदद किया था. एंड दैट वाज द अदर रीज़न जिसकी वजह से फ्रांस के पास में रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे. अब तक कौन से हमने पढ़े? पहला, फ्रांस खुद वॉर में था जिसकी वजह से रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे. दूसरा, पैलेस को मेंटेन करने का कॉस्ट जो था वो बहुत हाई था एंड ड्यू टू दैट रीज़न रिसोर्सेज हमारे पास कम थे, ट्रेजर कम था हमारे पास. एंड तीसरा रीज़न क्या था कि लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था. जब ये कॉलोनीज़ अपने इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रहे थे, उस टाइम पर इस फाइट में किसने सपोर्ट किया था? लुइस 16, दैट इज़ फ्रांस ने सपोर्ट किया था. एंड दैट वाज द अदर रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास में रिसोर्सेस हमारे पास यानी फ्रांस के पास में रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे. द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू द debt that already had risen to more than $2 billion. Lender who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. So the France government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. Okay, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि फ्रांस का जो कर्जा था वो बढ़ता ही जा रहा था. 1 बिलियन से इंक्रीज होकर 2 बिलियन तक हो गया था. एंड अब जिन लेंडर्स ने हमें पैसे दिए थे, फ्रांस को पैसे दिए थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था. कितना परसेंट? 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया था. एंड जिसकी वजह से फ्रांस को अपने बजट का मेजॉरिटी पार्ट सिर्फ किस में चला जाता था? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट भरने में. दैट इज़ जो भी इनकम किंग के पास आती थी वो इनकम में से मेजॉरिटी पार्ट कहाँ चला जाता था? बस इंटरेस्ट भरने में चला जाता था, क्योंकि इंटरेस्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो गया था, इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ गया था. एंड ड्यू टू दैट रीज़न किंग के पास जो भी पैसा आता था वो कहाँ जाता था? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट भरने में. यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार वापस ये पार्ट में रीड करती हूँ. Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loan. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. Getting? उनके बजट का आधे से ज़्यादा पैसा कहाँ चला जाता था? इंटरेस्ट भरने में चला जाता था. To meet its regular expenses such as cost of maintaining an army, court, running government offices or universities, the state was forced to increase the taxes. क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें अभी कि क्योंकि इंटरेस्ट में इतना पैसा जा रहा है, लेकिन किंगडम को और भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. आर्मी के लिए खर्च करना पड़ता है, कोर्ट के लिए खर्च करना पड़ता है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब को रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न लुइस 16 ने क्या डिसाइड किया? लुइस 16 ने डिसाइड किया दैट दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स. क्योंकि टैक्स रेट बढ़ेगा तो ही लुइस 16 के पास ज़्यादा इनकम आएगी और किंगडम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा. समझ आया क्या बोला यहाँ पे? दैट रेगुलर एक्सपेंसेस भी बहुत थे. आर्मी मेंटेन करना है, कोर्ट मेंटेन करना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करना है, यूनिवर्सिटीज़ रन करनी है, इन सब के लिए पैसे चाहिए. एंड ये सब पैसे कहाँ से आए? सो दे डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्स. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टैक्स इंक्रीज करके वो इनकम इंक्रीज कर लेंगे. एंड ये जो एक्सपेंसेस हमने ऊपर पढ़े, ये सब एक्सपेंसेस के लिए मनी इनको आराम से मिल जाएगा. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only the member of third estate paid the tax. क्या बोला है यहाँ पे?
दैट अगर फ्रांस में सब टैक्स भरते तो टैक्स इंक्रीज करना प्रॉब्लम ही नहीं होती. बट रीज़न क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, दैट फ्रांस के अंदर 3 एस्टेट्स थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही पैसे भरता था, थर्ड एस्टेट ही टैक्स भरता था. बाकी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टैक्स में एग्जम्पशन था, दैट इज़ उनको टैक्स भरना नहीं पड़ता था. समझा क्या बोला यहाँ पे, दैट ये मेजर मतलब ये मेजर भी सक्सेसफुल होता, ये मेजर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. बट प्रॉब्लम क्या था, दैट फ्रांस में 3 एस्टेट्स थे और जिन 3 एस्टेट्स में से सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट पैसे भरता था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट पैसे नहीं भरता था. The society of the estate was the part of feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, ये जो 3 एस्टेट्स हैं जिसमें से सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट एस्टेट टैक्स नहीं भरेंगे, सिर्फ थर्ड एस्टेट टैक्स भरेगा, ये सब चीज़ें फ्रांस में कब तक थी, 1789 तक थी. कब तक थी, 1789 तक थी. एंड इसीलिए 1789 तक के पीरियड को क्या बोला जाता है, ओल्ड रिजाइम बोला जाता है. क्या बोला जाता है, ओल्ड रिजाइम, क्योंकि 1789 के बाद फ्रांस के अंदर चेंजेस आने लग गए थे. अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ा. अभी हम देखेंगे अबाउट दी एस्टेट्स. हमने ऊपर पढ़ा ना कि फ्रांस में 3 एस्टेट्स थे जिसमें से सिर्फ थर्ड एस्टेट पैसे भरता था, टैक्स भरता था. सो लेट्स सी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में कौन थे, थर्ड एस्टेट में कौन थे, एंड क्यों ये एक प्रॉब्लम के फॉर्म में अराइज हुआ. ओके, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है. फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लर्जीज, सेकेंड एस्टेट्स में आते हैं नोबेलिटी, और थर्ड एस्टेट में फिर से 3 पार्ट है जिसमें आते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स दैट इज़ रिच लोग, पीजेंट एंड आर्टिस्ट दैट इज़ मिडिल क्लास, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबरर, सर्वेंट्स दैट इज़ पुअर. 3 एस्टेट्स है, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट, क्लर्जी एंड नोबेलिटीज़. एंड थर्ड एस्टेट में कौन है, थर्ड एस्टेट फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रिच, मिडिल क्लास और पुअर. सिर्फ ये एस्टेट टैक्स भरता था, ये दोनों टैक्सेस पे नहीं करते थे. फ्रॉम फिगर 2 shows how the system of estate in French society was organized. Peasants made up 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer member of the third estate. ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रांस सोसाइटी के अंदर, फ्रांस के अंदर 90% पॉपुलेशन किसका था, पीजेंट्स का. किसका था, पीजेंट्स का. कितना परसेंट पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स का था. लेकिन बहुत कम पीजेंट्स ऐसे थे जिनके पास अपना खुद का लैंड था. हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड. गेटिंग, मतलब 90% पीजेंट्स है लेकिन बहुत कम ऐसे लोग थे, बहुत कम ऐसे पीजेंट्स थे जिनके पास अपना खुद का लैंड था. कंट्री का 60% लैंड, कितना, 60% लैंड किसके पास था, नोबल्स के पास, चर्च दैट इज क्लर्जी के पास, और जो थर्ड एस्टेट के रिच मेंबर्स थे उनके पास. समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे, कि कंट्री का 60% लैंड मतलब मोर देन हाफ लैंड किसके पास था, चर्च, नोबल्स और कौन है, थर्ड एस्टेट के जो रिच मेंबर्स हैं, हमने पढ़ा ना बिग बिजनेसमैन और वो, उनके पास में था. द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट दैट इज क्लर्जी. अच्छा, अभी यहाँ पे एक बार हम देखते हैं क्लर्जी कौन है. ग्रुप ऑफ person invested with special functions in the church. कौन है क्लर्जी?
द पीपल जो चर्च में वर्क करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लर्जी कहते हैं. सो द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबैलिटी. नोबैलिटीज कौन है, जो किंग के ऑफिसेस में वर्क करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नोबल्स कहते हैं. ठीक है. एंजॉयड सर्टन प्रिविलेज बाय बर्थ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस टू द स्टेट्स. क्या बताया है कि क्लर्जीज और नोबल्स इन लोगों को बाय बर्थ बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते थे. ठीक है. एंड जिन एडवांटेजेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज या सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या था, दैट उन लोगों को टैक्स भरना नहीं पड़ता था. दे वर एग्जम्प्टेड, मतलब उनको छूट मिली थी दैट उनको टैक्स नहीं पे करना है. द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज. दिस इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज which they extorted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. नोबल्स के पास बहुत सारे एडवांटेजेस थे. पहला एडवांटेज तो क्या था कि उनको टैक्सेस नहीं भरना पड़ता था. दूसरा एडवांटेज क्या था, दैट वो लोग पीजन से भी मनी क्या कह सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे. पीजन्स को नोबल्स के घर में सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी, उनके घर में भी काम करना पड़ता था, उनके फील्ड में भी काम करना पड़ता था, आर्मी में भी वर्क करना पड़ता था, एंड साथ साथ में रोड बिल्डिंग में भी पीजन्स को ही आगे आना पड़ता था. समझा, मतलब नोबल्स को क्या क्या बेनिफिट थे, टैक्स नहीं भरना है. फिर उसके बाद पीजन्स से भी वो लोग मनी कलेक्ट कर सकते हैं. पीजन्स उनके घरों में, उनके फील्ड में आके काम करेंगे. पीजन्स को आर्मी में भी सर्व करना है. पीजन्स को रोड बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेट करना है. सो इतने सारे वर्क पीजन्स को करने पड़ते थे. एंड ये सब प्रिविलेज, ये सब एडवांटेज किसको मिला हुआ था, नोबल्स को मिला हुआ था. समझ रहे हो सिचुएशन. मतलब इन शॉर्ट जो थर्ड एस्टेट था, एंड थर्ड एस्टेट में भी जो मिडिल क्लास और पुअर लोग थे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही थी. फर्स्ट टू एस्टेट्स को तो टैक्स ही नहीं भरना, उसके साथ साथ अदर एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं, लेकिन जो थर्ड एस्टेट है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. जो भी टैक्सेस होगा वो भी भरना है, एंड साथ साथ में नोबल्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है. उसके अलावा अभी हम देखेंगे कि इवन उन लोगों को चर्च को भी टैक्स भरना पड़ता था. मतलब गवर्नमेंट को, दैट इज़ लुइस 16 को तो पीजेंट्स टैक्स दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ पीजेंट्स को चर्च में भी कंपलसरी टैक्स भरना पड़ता था. मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो फ्रेंच सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कौन सफ़र कर रहा था, द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, एंड स्पेशली उसमें भी the middle class and the poor members of the third estate. The church too exerted its share of tax called tithes from the peasants, and finally all the member of third estate has to pay to the state. This included the direct tax called tail and the number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. जैसा मैंने आपको बताया, इवन चर्च भी टैक्स कलेक्ट करता था. चर्च भी दो टाइप के टैक्सेस कलेक्ट करता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है, टेल, दैट इज टैक्सेस टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को पे करने हैं. इसके अलावा हम लोग जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, फूड के कंजम्पशन पर देखो यहाँ पे दिया है आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, सॉल्ट हुआ, टबैको हुआ, या बाकी की और कोई भी चीज़ हुई, इवन उन चीज़ों पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता था. मतलब इन शॉर्ट पीजेंट्स 3 टैक्सेस भर रहे थे. एक टैक्स चर्च को, दूसरा डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को, और तीसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो उनको कमोडिटीज़ परचेज करने पे करना पड़ता था. गेटिंग, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कौन था,
पीजेंट्स थे, थर्ड एस्टेट था, प्लस लुइस 16 ने, हमने ऊपर देखा अभी कि लुइस 16 ने क्या डिसाइड किया था कि टैक्सेस इंक्रीज करने हैं। अभी ये टैक्सेस इंक्रीज का भी पूरा बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट होने वाला था? ऑन द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट। किसके ऊपर शिफ्ट होने वाला था? थर्ड एस्टेट के मेंबर्स पर शिफ्ट होने वाला था। ओके, नाउ यहाँ पे अभी हमें एक अगला टॉपिक दिया हुआ है, स्मॉल टॉपिक है, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। नाउ क्या दिया है यहाँ पे? दैट हम लोग सारी प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं, कब तक? जब तक हमें फूड प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हो। गेटिंग? फूड बेसिक चीज़ है, अगर ये भी हमें नहीं मिलेगा तो हम लोग अपनी गवर्नमेंट, अपने किंग के अगेंस्ट जाएंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हमने पीछे देखा, पीजेंट्स बहुत सफ़र कर रहे थे, बट एटलीस्ट दे वेर गेटिंग द फूड। बट स्ट्रगल टू सर्वाइव में हम देखेंगे दैट इवन फूड के लिए भी उनको शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ रही थी। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। क्या दिया है कि पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक, दैट इज़ 5 मिलियन लोग इंक्रीज हो गए थे। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। क्या बोला है कि अगर लोग बढ़े तो ऑब्वियसली क्या होगा? फूड का डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन जितना डिमांड था फूड का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था। सो द प्राइजेस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्योंकि ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे तो ब्रेड क्या है? जैसे हमारे यहाँ राइस एंड रोटी आर द स्टेपल फूड, इन द सिमिलर मैनर फ्रांस में स्टेपल फूड क्या था? ब्रेड। सो ब्रेड के प्राइजेस इंक्रीज होने लग गए। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन द वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, बट द wages did not keep pace with the rise in price. So the gap between the poor and rich widened. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दैट ब्रेड का प्राइस तो बढ़ रहा था, लेकिन जो लेबर्स थे उनका सैलरी नहीं इंक्रीज हो रहा था। प्राइस फूड का बढ़ता जा रहा है और सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा, तो क्या होगा प्रॉब्लम? दैट लोगों को फूड के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। गेटिंग? क्या दिया है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज द लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। मतलब वेजेस फिक्स थी, लेकिन वेजेस प्राइस के साथ में बढ़ नहीं रही थी। प्राइस बढ़ता जा रहा था ब्रेड का, लेकिन वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से रिच और पुअर का गैप बढ़ता जा रहा था। दैट इज अमीर और अमीर हो रहे थे एंड द पुअर वेर गेटिंग मोर पुअरर। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन द ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। ऑलरेडी फूड का शॉर्टेजेस है, और अगर कभी किसी ईयर नेचुरल कैलामिटी हुई, हेल या स्ट्रोम ऐसा कुछ आया, या बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो वो सब सिचुएशंस में जो चीज़ें हैं वो और वर्स्ट हो जाती थी। फूड का शॉर्टेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। अब ये सब सिचुएशन से क्या हो रहा था? सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ रहे थे। इसका मतलब क्या है? दैट इवन लोगों के लिए सरवाइव करना, बेसिक फूड भी मिलना, वो भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था। और ओल्ड रिजाइम दैट इज़ 1789 के पहले तक ये सिचुएशन फ्रांस में कॉमन हो चुकी थी। लोगों को आए दिन ब्रेड के लिए लड़ना पड़ता था, आए दिन ब्रेड के प्राइस बढ़ जाते थे एंड लोगों को प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे हमने सिचुएशन देखा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसे लोगों ने, जो नोबल्स को प्रिविलेज मिल रहा था, जो क्लर्जीज को बेनिफिट्स मिल रहे थे, एडवांटेजेस मिल रहे थे, उन सब चीज़ों को कैसे एंड किया, कैसे फ्रांस में सिचुएशंस इम्प्रूव हुई, लोगों की स्ट्रगल कितने टाइम तक चली, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।